एक संपादक थे आनंद अंतरकर बोल के, उनको कुछ अलग चाहिए होता था। क्या लिखे उनके लिए ऐसा थोड़ा लग रहा था। तो उसी दौरान क्या हुआ कि केरल का जो पद्मनाभ स्वामी मंदिर है उसका कोर्ट केस चल रहा था और उसके बारे में निर्णय लगा था कि वहाँ भूमिगत दालों में संपत्ति थी और उस संपत्ति का मालिक जो है वो वहाँ की विष्णु देवता माना जाता था। कोर्ट का आदेश आया कि संपत्ति जो है उसकी गिनती होनी चाहिए, मतलब सरकारी लोग वहाँ जाएंगे और उसको हाथ लगाएंगे। तो भक्तों का बहुत विरोध हुआ उस बात के लिए और पेपर में उसके हेडिंग्स आने लगे, चर्चा होने लगी। तो मेरे को जिज्ञासा उत्पन्न हुई मन में कि इतनी संपत्ति उस मंदिर में कैसे आई होगी, किसने रखी होगी, कितने सालों से रखी होगी और विष्णु देवता उसका मालिक क्यों कहा जाता है। नमस्कार, स्वागत है एक और पॉडकास्ट में। वेलकम टू द इंडिया स्टोरी। मेरे साथ हैं आज दीपा मांडलिक जी, जिनकी एक नई किताब आई है डायनेस्टीज ऑफ डिवोशन। उनके साथ चर्चा करेंगे इस किताब के बारे में। दीपा जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद, आपके पॉडकास्ट में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी हैं आप, कहाँ से आई हैं, क्या करती मैं महाराष्ट्र से हूँ। अभी पुणे में शिफ्ट हो गए हैं हम लोग। मूलतः कहाँ से हैं? मूलतः मैं संभाजी नगर, छत्रपति संभाजी नगर जिसका नाम अभी हो गया है औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, वहाँ से मैं हूँ। बचपन मेरा वहीं गुजरा है, शिक्षा भी वहीं मैंने ली है। बाद में शादी के बाद मुंबई शिफ्ट हुए हम लोग और बाद में अभी पुणे में करंटली मैं रह रही हूँ। अच्छा, और क्या करती हैं, मतलब ये लेखन में कैसे आई आप? हाँ, एक्चुअली हाउस वाइफ थी मैं पहले। 2 बेटियां थी मेरी, उनकी पढ़ाई वगैरह लेती थी। तभी किताबें पढ़ने का बहुत शौक था पहले से मेरे को। तो महीने में 8 या 10 किताबें मैं बड़ी साइज़ की पढ़ लेती थी। जब बच्चे थोड़े बड़े हो गए, थोड़ी सी जिम्मेवारी कम हुई घर की, तो किताबें पढ़ी। 8-10 साल तक ये सिलसिला चला। फिर बाद में एक आंतरिक उर्मी आई और लिखने लगे। पहले तो मैंने स्टोरी लिखी थी और पोएम्स करते थे। उसके बाद में हम लोग पार्ला में एक ग्रुप था, कथा क्लब उसे बोलते थे। और कथा क्लब में जिन लोगों को राइटिंग का शौक है वो लोग मिलते थे और जो भी लिखा है महीने में वो हम लोग एक दूसरे को पढ़ के सुनाते थे। तो हमारे वहाँ पे मेंटोर थी माधवी ताई कुंटे बोल के, वो जो महाराष्ट्र की प्रसिद्ध साहित्यिका है। उन्होंने ये उपक्रम चलाया था और चारुशीला ओक बोल के थे, उनके प्रेरणा से ये शुरू हुआ था। तो दोनों का गाइडेंस भी मुझे मिलता था क्योंकि राइटिंग इस क्षेत्र में हमारे घर से कोई भी नहीं था। हाँ, मैं तो ये भी जानना चाह रहा था कि आपकी मदर टंग क्या रही हो? मराठी आपकी मदर टंग? मराठी मेरी मदर टंग है। फिर अंग्रेजी के अंदर एक पुस्तक लिखना? अंग्रेजी मेरे बेटी ने उसका ट्रांसलेशन किया है। पहले तो ये मराठी में किताब आई थी, उसका बहुत अच्छा स्वागत हुआ था और बाद में फिर उसका अंग्रेजी में आया है। तो ये किताब की जर्नी क्या रही? तो कहाँ पर ये हाँ, ये पुस्तक लिखने का कहाँ से आया? बताती हूँ मैं आपको। मेरे लिए वो बहुत इंस्पायरिंग और इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो क्या हुआ कि मैं मराठी में 2013 से लिख रही थी और धीरे धीरे अच्छे की मतलब वहाँ पे दिवाली इश्यूज निकलते हैं मराठी में और बड़े दिवाली इश्यूज में मैं लिखना चालू किया था मैंने। तब एक संपादक थे आनंद अंतरकर बोल के, उनको कुछ अलग चाहिए होता था। तो क्या लिखे उनके लिए ऐसा थोड़ा लग रहा था। तो उसी दौरान क्या हुआ कि केरल का जो पद्मनाभ स्वामी मंदिर है उसका कोर्ट केस चल रहा था और उसके बारे में निकाल आया था। निर्णय लगा था कि वहाँ भूमिगत दालों में संपत्ति थी और उस संपत्ति का मालिक जो है वो वहाँ की विष्णु देवता माना जाता था। और जब कोर्ट का आदेश आया कि संपत्ति जो है उसकी गिनती होनी चाहिए, मतलब सरकारी लोग वहाँ जाएंगे और उसको हाथ लगाएंगे, तो भक्तों का बहुत विरोध हुआ उस बात के लिए और पेपर में उसके हेडिंग्स आने लगे, चर्चा होने लगी। तो मेरे को जिज्ञासा उत्पन्न हुई मन में कि इतनी संपत्ति उस मंदिर में कैसे आई होगी, किसने रखी होगी, कितने सालों से रखी होगी और विष्णु देवता उसका मालिक क्यों कहा जाता है। इसके लिए मैंने पढ़ना शुरू किया तो संपत्ति तो एक बात अलग निकली, लेकिन उस मंदिर के अलग अलग आयाम जब मेरे नज़रों के सामने आए तो मैं स्तब्ध रह गई कि संपत्ति का आकर्षण धीरे धीरे छूटना लगा और बाकी जो आयाम है, जैसे कि वो प्राचीनता मंदिर की, श्रीमद् भागवत में उसका वर्णन आया है उस मंदिर का। इतना पुराना ये मंदिर है। बलराम जब तीर्थ यात्रा निकले थे तो तब उन्होंने वहाँ जाके दर्शन लिया था, ऐसा संदर्भ मिलता है।
उसके बाद में अनेक पुराणों में उसके बारे में जानकारी हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलती है। बाद में इसकी अलगता ये है कि अपने भारतीय आध्यात्म जो है उससे जुड़कर उसकी रचना की गई है पूरे मंदिर की। बहुत ही इंटरेस्टिंग वो बात भी है जो विस्तार में मैंने यहाँ नहीं बता सकती हूँ। थोड़ा तो बताइए। हाँ, तो क्या है कि 9 द्वार है उसको प्रवेश करने के लिए जी। तो मानवीय शरीर के जो 9 द्वार बोले जाते हैं उसकी कल्पना लेकर उसकी रचना की गई है। दूसरी बात यह है कि हम जब मंदिर में जाते हैं तो बहुत ही बड़ी और भव्य सी मूर्ति है भगवान विष्णु जी की, जो शेषशाही है, मतलब शेष नाग पर वो लेटे हुए हैं, इस तरह की उनकी मूर्ति है। उसका दर्शन हमें एक द्वार से नहीं मिलता है, 3 द्वारों से उसका दर्शन लेना पड़ता है। तो उसके पीछे भी एक बड़ी कहानी है। और 3 द्वार क्यों है? तो मानवीय अपना जो आयुष्य है मनुष्य का, उसमें बाल्यावस्था होती है, फिर यंग तारुण्यावस्था होती है और बाद में वृद्धावस्था होती है। तो ये 3 द्वारों के प्रतीक 3 द्वारों से हम जब भगवान का दर्शन लेते हैं तो उसको मानते हैं। फिर शेषनाग के फणा जिसे बोलते हैं, मतलब हुड, 5 उनके हुड से वो विष्णु जी के छाया बनता है। हाँ, छाया बनाई गई है। तो अपने जो ये है अग्नि वायु 5 तत्व जो जिसे बोलते हैं हम लोग, उसका प्रतीक ये है। और रजो तमो और सत्व गुण जो है वो भी शेषनाग के 3 फेरे यहाँ पे वहाँ पे है, उस पे लेटे हुए हैं, तो उनको ये बोला जाता है। तो इस तरह से पूरा मंदिर की रचना जो है वो अपने अध्यात्म से जुड़ी हुई है। और उसका ये भी तो जो गोपुरम है वो भी बहुत अद्भुत है। वहाँ तब का इंजीनियरिंग मार्वलस तब का क्या अभी का भी हम लोग बोल सकते हैं उसको, क्योंकि उसमें 5 झरोके हैं, बहुत बड़ा है, 35 मीटर इतना ऊंचा है वो, उसमें 5 झरोके हैं। और 5 झरोके की विशेषता ये है कि साल में 2 इक्विनॉक्स डे आते हैं जहाँ पे सूरज और मतलब दिन और रात सेम टाइम के रहते हैं जी। सिर्फ वो 2 दिन जो है तब वो जो 5 झरोके है उसमें से चढ़ता और उगता और ढलता सूरज हम देख सकते हैं सिर्फ वो 2 ही दिनों में। तब भी बहुत मेला लगता है लोगों का वो देखने के लिए। तो एक इंजीनियरिंग मार्वलस की तरह से उसे हम देख सकते हैं। ऐसा ये सब आयन जब मेरे सामने खुलने लगे मंदिर के तो वो जो पैसे का या कितनी संपत्ति है मंदिर के पास, वो वाला धीरे धीरे बैक साइड हो गया। और अपने पुरखों ने जो भी इतनी बड़ी कामगिरी की है उसके तरफ में खींची चली गई। उसका ज्यादा कारण हुआ वहाँ के मार्तंड वर्मा राजा। मैंने तो बोला आपको कि ये बहुत प्राचीन मंदिर है जी। लेकिन उसका आज का रूप हम जो देखते हैं तो वो मार्तंड वर्मा राजा 18वीं सदी में उन्होंने सब बनाया है। प्रदक्षिणा मार्ग जो है उसमें 365 पिलर्स है, स्तंभ जिसे बोलते हैं, कार्विंग किए हुए बहुत सुंदर स्तंभ है। वो अपने डेज को डिनोट करते हैं, एक साल में 365 डेज रहते हैं तो उसको डिनोट करते हैं। तो इस तरह से पूरी रचना जो है वो प्रभावित करने वाली है। इस बात को भी हम एक्सप्लोर कर पाए कि मार्तंड वर्मा जी को ये 365 दिनों की बात करना या कोई ऐसी बात करना, वो कैसे समझ पाए थे इन चीज़ों को? नहीं, मार्तंड वर्मा राजा जो थे ना वो बहुत ही महत्वाकांक्षी राजा थे। मतलब उनका पराक्रम हम जब पढ़ते हैं तो प्रभावित हो जाते हैं ज़्यादा। मतलब ये राजा मेरे को इतने पसंद है कि उनका विषय निकलते ही मैं ज़्यादा बोलने लगती हूँ लेकिन उन्होंने डच जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे उन्होंने कंपल्शंस लगाए थे राजा के ऊपर कि आप हमसे व्यापार हमारे टर्म पे करो। तो राजा ने साफ मना कर दिया था। मतलब इतनी हिम्मत थी कि उन्होंने मना कर दिया। मना करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने बोला कि हम आप पर आक्रमण करेंगे अभी। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम भी यूरोप पर आक्रमण करने का सोच रहे हैं। ये जवाब राजा ने तब के बार दिया था। मार्तंड वर्मा राजा रहे, उन्होंने उन्हें हराया भी था। और दूसरी राजा की विशेषता आज के जमाने में ज्यादा अधोरेखित करनी चाहिए कि अर्थ संकल्प उन्होंने निकाला था राज्य के लिए, अर्थ संकल्प, और उसमें धर्म और संरक्षण दोनों के लिए ज्यादा तरतूद की थी पैसे की। ये दोनों फैक्टर तभी। ये भी बात आप मानेंगे कि भारत में
अगर हम चाहे प्राचीन भारत देखें या मध्यकालीन भारत देखें, और मध्यकालीन भारत के अंदर उत्तर में तो इतने ज़्यादा मंदिर नहीं बन पाए, जितने मंदिरों की संरचना हुई है वो दक्षिणी भारत में हुई है। नहीं हुए नहीं ऐसा नहीं बोल सकते हम, लेकिन उत्तर में आक्रमणकारियों ने ज्यादा टारगेट किया उस प्रदेश को। किसी भी जगह को, हाँ। किसी भी मंदिर को बड़ा बनने के लिए उसको समय चाहिए होता है। हाँ, क्योंकि आज की तरह नहीं है, मॉडर्न तो नहीं थे, तो समय लगता था उन पूरे उस मंदिर की संरचना करने में। तो आक्रमणकारी उसको ध्वस्त कर देते थे, क्योंकि उसकी भी एक लंबी प्रक्रिया रही है। बार बार आक्रमण हुआ है क्षेत्र में, इसलिए हमारे मंदिर सोमनाथ का तो आप जानते ही हो कि कितना पहले से उसको उद्ध्वस्त किया गया है, बार बार किया गया है, एक बार नहीं। इवन कश्मीर में कितने सुंदर मंदिर थे, वो भी सब नहीं रहे, अभी कुछ भी नहीं है वहाँ। तो जैसे यही बात के दक्षिण में जो मंदिर अभी भव्य मंदिर जो भी बचे हुए हैं, वो अपने आप में इंजीनियरिंग के मार्वल्स हैं। पर क्या वो इंजीनियरिंग मार्वल्स मंदिर के अराउंड ही पूरी इकोनॉमी सेट हो रही थी? अलग अलग किंगडम्स की, अलग अलग छोटे राज्यों की भी, या फिर उस गांव की? क्योंकि एक जनरल, अगर आप इतना कोई भव्य, आज के टाइम पर अगर हम सोचें तो किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट को कंपेयर कर सकते हैं हम किसी मंदिर के साथ, क्योंकि मंदिर के अंदर ही, मंदिर के बाहर एक छोटा बाजार लग रहा होता है, खाना भी वहीं पे मिल रहा होता है, बाजार होता है जिसके अंदर आपको कुछ घर का सामान वगैरह भी मिल जाता था, श्रद्धालु आते थे अलग अलग जगहों से। तो एक मंदिर की एक बहुत मेजर इकोनॉमी थी। उसके बारे में आप? इकोनॉमी तो आपने बताया, वो सही बात है, लेकिन मंदिर बनते कैसे थे, वो जो आपने बात बोली, उसके लिए मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताना चाहूँगी कि मंदिर, ऐसे बड़े भव्य मंदिर जो है वो बनने के लिए, उसकी प्रक्रिया के लिए एक अनुकूलता होनी चाहिए होती है। तो मेरे पुस्तक में मैंने जो भी आर्टिकल्स लिखे हैं उसमें राजवंश का बड़ा उनका हाथ है उसमें, क्योंकि जब राजा धर्मनिष्ठ होता है तभी धार्मिक वास्तुएं बनती है। राजा अगर कला प्रेमी होता है तो ही उत्कृष्ट कलाकृतियां मंदिर में बनाई गई थी तब के जमाने में। राजा पराक्रमी होगा तो मंदिर का संरक्षण भी होगा और उसकी देखरेख भी अच्छी तरह से रख पाएंगे। उसके बाद में संरक्षण के लिए फिर स्थिरता चाहिए राज्य को, मतलब राजकीय तरह से और सामाजिक भी स्थिरता बहुत जरूरी होती है, इसलिए राजा का पराक्रमी होना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो ये सब चीज़ें होने के बाद में, स्थिरता आने के बाद में, फिर विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, और विकास की प्रक्रिया शुरू होने के बाद में कला की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो इसमें कितने तो साल लगते हैं। सो मैंने जो भी राजवंश लिए हैं उन्होंने 250 साल, 450 साल, 500 साल ऐसा राज्य किया है तब के ज़माने में। शासन व्यवस्था भी उनके बहुत अच्छी थी, इसलिए फिर उनका शासन इतने देर तक चला था। आपने बहुत खूबसूरत बात की, क्योंकि ना कई बार, क्योंकि राजनीति आज की ऐसी है, कई लोग सोचते हैं कि भाई अभी मंदिर बन जाएगा या कल को क्या हो जाएगा, या युद्ध के बारे में जब हम बात करते हैं, भाई चाहे पाकिस्तान के साथ युद्ध की बात हो, हमारा देश इस वक्त उठ रहा है, हमें नहीं चाहिए अननेसेसरी कोई डिस्टर्बेंस, क्योंकि हमारी इकोनॉमी इम्प्रूव कर रही है, तो स्थिरता चाहिए। वो स्थिरता वाली जो आपने बात की है कि मंदिर भी तभी बन पाए जब एक लंबे समय तक आर्थिक व्यवस्था सेट थी, एडमिनिस्ट्रेशन सॉर्टेड थी, और एक जनरल पीस था। दैट बीइंग सेड, तो आपकी शुरुआत की आपने पद्मनाभ स्वामी मंदिर से, और उसके बाद आपकी रुचि बनती गई कि आपने मंदिरों को ही डॉक्यूमेंट करना है। वही क्या हुआ ना कि मार्तंड वर्मा का इतिहास जब मैंने पढ़ा तो मेरे मन में ख्याल आया कि इतना प्रेरणादायी इतिहास है और आज तक मेरे को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। स्कूलों में तो हमें पढ़ाया नहीं गया था ये सब बातें। स्कूलों में क्या पढ़ाया गया था, तो 450, 500 या 600 साल ज़्यादा से ज़्यादा आक्रमणकारियों ने हमारे ऊपर राज्य किया, उसी का इतिहास हम लोग पढ़ते आए हैं कि हम लोग कैसे कमज़ोर थे, किसने किसने आक्रमण किया, क्या क्या बनाया उन्होंने। लेकिन उससे पहले 1500, 2000 साल अपना इतना दैदीप्यमान इतिहास है भारत का, उसके बारे में हम लोगों को कुछ भी पता नहीं है। और ये जो मंदिर सब लिए हैं मैंने, वो सभी उन्हीं राजाओं के हैं, उनका कार्य अभी तक जीवित है, तो उनका इतिहास मैं सबको बताना चाहती थी मंदिर के द्वारा। तो एक एक राजवंश
और उन्होंने बना हुआ सबसे बेहतरीन अद्वितीय जिसे माना जाता है कि उसकी तुलना दूसरे मंदिर से नहीं हो सकती विश्व में कोई भी, ऐसे मंदिर मैंने चुने, राजवंश लिए और उसके ऊपर फिर मैंने काम शुरू किया। कितने वर्ष लगे ये सारा की तो मेरे को 5.5-6 साल लगे। 5.5-6 साल के अंदर आपने अलग अलग जगह गई, जाकर देखना, उसका स्टडी करना। फिर मैंने आपको बोला कि मेरा बैकग्राउंड ऐसा कुछ, एक बात है कि मैं हिस्ट्री या फिर इंडोलॉजी की कोई मैंने पदवी ग्रहण नहीं की थी। मैं लिखने वाली थी, मतलब राइटर थी। राइटर भी आप बनी? हाँ, तो राइटर आपने भी मैं बाद में बनी। मैं तो आपकी जर्नी जो छोटी सी मैंने जानी है आपसे बात करते वक्त, तो उसके अंदर बड़ा थोड़ा सा चंबा होता है और थोड़ी सी वो उत्सुकता होती है और थोड़ा फिर वो चित्त प्रसन्न हो जाता है ये बात सुन के और जान के कि एक महिला जो अपने एक वैसे जीवन के आपद हापित में लगी हैं, फिर उनको थोड़ा सा समय मिलता है, वो पढ़ना शुरू करती हैं, तो पढ़ने के बारे में इतना पैशनेट हो जाती है, फिर एक क्लब ज्वाइन करती हैं जिसके अंदर लिखने के गुर सिखाए जाते हैं। और आज के दौर में मैं तो साधुवाद दूंगा आपके साथ जो आपके मेंटोर्स हैं। हाँ, क्योंकि आज के समय में मैं भी एक लेखक हूँ, मैं जानता हूँ कि कैसे धीरे धीरे ना छोटा और सीमित होती जा रही है पढ़ने वालों की संख्या। हाँ, क्योंकि सब टेक्नोलॉजी में, वीडियोस में, मुझे याद है कि आज से 5 साल पहले मेरे मित्र सामने बैठे हैं, ये भी मुझे यही बोलते थे कि सर आप वीडियोस करिए। हाँ, और मैं कहता था कि नहीं, वीडियोस का नहीं, किताबें लिखी जाएंगी ना, ज़्यादा। किताबों के अंदर आप ज़्यादा डेप्थ दे पाते हैं, शायद आप बात में इतना नहीं कर पाते। परंतु मैं आपके सामने हूँ, मैं किताब भी लिख रहा हूँ, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आप मेरे सामने, आपने किताब लिखी, हम भी रिकॉर्ड। बराबर है। That being said, very wholeheartedly congratulations for doing this book. I've read this book and thoroughly enjoyed. एक बात बताना चाहूँगी मैं कि राइटिंग की प्रोसेस के बारे में इसके जी। आपने जैसे बताया कि ये मंदिर जो सब्जेक्ट है उसमें टेक्निकल चीज़ें ज़्यादा कही गई है, जो भी आज तक पुस्तकें आए हैं उसके ऊपर। तो एक तो ऑलरेडी वो जो तज्ञ लोग हैं, मतलब उनके प्रोफेसर है या फिर इस सब क्षेत्र से वो लोग आए हैं, इंडोलॉजी से है, उन्होंने ऐसे बुक लिखे हैं, उसमें टेक्निकल चीज़ें ज़्यादा रहती हैं। उसे इंजीनियरिंग मार्वल बना दिया गया, पर उसका ना भाव। हाँ, तो मैं क्या थी कि मैं आप सबके जैसे आम आदमी थी और मैंने जो देखा उससे मैं अचंभित हो गई। और मैंने जो भी देखा, जिस हाल में देखा, जो समझ लिया, जैसा समझ लिया वैसा पुस्तक में लिखने की कोशिश की है। तो एक तो उसको बैकग्राउंड मिला कि मैं पहले से राइटिंग करती थी, तो पता था कि लोगों का इंटरेस्ट आखिरी शब्द तक कैसे उसमें हम खींच लाए, बनाए रखे, उसके लिए क्या करना चाहिए उसका थोड़ा सा अंदाज़ा मेरे को था। और फिर राजा की बातें तो बतानी थी, राजा की कहानियाँ बतानी थी। कहानी सुनना सबको इंटरेस्टिंग लगता है, तो मंदिर की टेक्निक, मतलब कैसा कि उसका स्थापत्य कैसा है, उसके बीच बीच में राजा की भी स्टोरी बताई है। तो ऐसा पढ़ने में उनको भी मजा आता है कि बहुत अच्छी लगती है कहानियाँ। हाँ, क्योंकि कुछ हमेशा जैसे लेखन के अंदर हम प्रयास करते हैं कि कुछ मोटिव यूज करें, कोई ऐसा व्यक्ति यूज करें जिसके बारे में कॉमन जनता को पता हो। होगी। हाँ, तो आप उसको यूज करते हैं बार बार थ्रेड बनाने में, और उसके बीच में आप फ्रेश इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। बराबर है। जैसे बहुत आसान है, मैं हरियाणा के ऊपर जब भी लिखता हूँ तो हरियाणा की राजनीति के अंदर 3 लाल्स जो हैं हरियाणा के, उसके बारे में लगभग पूरे देश को पता है, या फिर जो भी पॉलिटिकल और हिस्ट्री की थोड़ा सा भी ज्ञाता होगा उसको थोड़ा ज्ञान है कि 3 लाल कौन है। देवी लाल हो गए, भजन लाल, बंसी लाल, इन तीनों की बात होती है। तो आप 3 लालों के जरिए हरियाणा की कहानी कहना थोड़ा आसान हो जाता है। बराबर है। जैसे हम इतिहास की बात करी, आपने बहुत अच्छी बात बताई मुझे कि कैसे आप राजाओं के किस्से को यूज करे, राजा के नाम को यूज करके आप बीच बीच में ये चीजें। हाँ, वो भी है। और इतिहास तो बताना ही था, जो हम लोगों को पता नहीं था। हाँ, उसी बहाने लोग इतिहास भी थोड़ा जान ला जाएंगे। लक्ष्य तो वही है, हाँ, को समझाना, ये बात होता है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं।